اور रहमान मलिक साहब आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका गहरा ताल्लुक़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वक्त से, और जिस तरीके से उन्होंने बतौर वज़ीर दाखिला मुल्क के सिक्योरिटी मामलात पर पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के ऐन मुताबिक काम किया वो भी बेमिसाल है। और ऐसे वक्त में उन्होंने ऐसी संगीन जिम्मेदारी को निभाया जब दहशतगर्द हमारे सामने खड़ा था। हमारे बच्चे, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी मसाजिद, हमारी मार्केट्स सब उन दहशतगर्दों के निशाने पे थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कमिटमेंट शहीद मोहतरमा ने की थी कि स्वात में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, उसी विजन की रोशनी में मरहूम रहमान मलिक साहब ने बतौर वज़ीर दाखिला काम किया। आज उनके इंतकाल पे हमें गहरा अफसोस है, दुख है, और उनके घर वालों के साथ ताज़ियत करना चाहेंगे और उनकी खिदमात को पीपल्स पार्टी के साथ साथ पाकिस्तान की आवाम भी हमेशा याद रखेगी। अच्छा जी, अब के लॉन्ग मार्च आवे तो उस पर भी बात हो जाए। 27 फरवरी हमने जो अवामी मार्च का ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग यही लाहौर में हुई थी, हम सब इकट्ठे थे, आप भी हमारे साथ थे, उसी वक्त का ये ऐलान है। और आपको पता है कि यही जो उस वक्त आपसे हमने कहा था कि मुल्क के हालात इस कदर संगीन और पेचीदा हो चुके हैं कि आज पाकिस्तान के हर तबके को तकलीफ है। आज पाकिस्तान का कोई एक तबका नहीं है जो कहे कि हम खुशहाल हैं। आज गरीब भी रो रहा है, मिडिल क्लास ख़त्म होता जा रहा है। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़ने वाले की भी जो है ना वो तकलीफ़ें सामने आ रही हैं। तो जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर आवाम को दीवार से लगाया गया और मुस्तकिल लगाया जा रहा है, उसको देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को इस अवामी मार्च को कराची से लेकर इस्लामाबाद लेकर जाने का ऐलान किया है। मसाइल आपके सामने हैं। इमरान अहमद न्याजी ये कहकर तशरीफ़ लाए थे कि वो 90 रोज़ में करप्शन ख़त्म कर देंगे, 200 लोगों की टीम उनके पास है और वो पता नहीं पाकिस्तान को कौन सी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज इमरान न्याजी को वोट देने वाला भी अपना अंगूठा काटने की बात कर रहा है। आज बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि ना हमारे मुआशी हालात अच्छे हैं, ना हमारे सियासी हालात अच्छे हैं, ना हमारे यहाँ इंसानी हुकूक की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है और ना मुआशी हुकूक देने को तैयार है। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तमाम चीज़ें देखकर बैठ नहीं सकती। हमारा कारकुन पाकिस्तान का मजलूम ये चाहता है कि अवामी जो उनकी जमात है पीपल्स पार्टी वो कोई एक्शन ले, और ये एक्शन उन्हीं तकालीफ, उन्हीं परेशानियों को देखकर लिया जा रहा है। आप जानते हैं कि ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। 10 से 11 रोज़ की मार्च कोई छोटी मार्च नहीं है, और पाकिस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जा रहे हैं। ये जीटी रोड की रैली नहीं है। हम जीटी रोड पे टोलियां लेकर नहीं निकल रहे, हम निकल रहे हैं कायदे आज़म बानी पाकिस्तान के मज़ार से इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। हमारे रास्ते में कई शहर आएंगे, कई अजला आएंगे, वहाँ हम लोगों से रुजू भी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सताई हुई आवाम से खिताब करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अपने उन्हीं जोशीले एड्रेसेस से, तकारीर से लोगों को मोबिलाइज करेंगे। वैसे तो लोग तंग आ चुके हैं, झोलियां उठाकर बददुआएं दे रहे हैं। आप भी यहाँ बैठे हैं, रिपोर्टर्स भी हैं, कैमरामैन भी हैं, फोटो जर्नलिस्ट भी यहाँ हैं। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई का सुनामी है। आप सब जानते हैं कि इमरान खान झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है। अब हम इस धोखेबाज को मजीद
हुकूमत नहीं करने दे सकते। पाकिस्तान हम सब का है, पाकिस्तान इमरान खान और उसके चमचे टोलों का नहीं है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारे बच्चों का है। अब हम इमरान खान को इस मुल्क के साथ खेलने नहीं दे सकते। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की ये तजलील करता है, इसने ये ढंडोरा पीट रखा है कि मैं आर्मी की सपोर्ट पर हूँ, जबकि हकीकत आज की ये है कि जब से अफगानिस्तान में वाकयात हुए हैं उसके बाद पे दर पे हमारे अफवाज पर अटैक हो रहे हैं। हमारा वो सिपाही जो सरहद पर हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहा है वो महफूज नहीं है और ये कहता है कि मैं कातिलों के साथ निगोशिएट करूंगा, मैं उनके साथ डील करूंगा और मैं कर चुका हूँ। ये बातें हमें टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम्स में सुनने को मिलती हैं। ये शख्स जर्मनी और जापान के बॉर्डर में फर्क नहीं समझता, उनके बॉर्डर जोड़ देता है। साल में जहाँ जब मौसम गिनवाने की बात होती है तो कहता है 7 साल में 12 मौसम है। पता नहीं पानी के अंदर से तेल निकाल रहा होता है, पता नहीं स्पीड ऑफ लाइट और लाइट ऑफ स्पीड से पता नहीं कौन कौन से करामात कर रहा होता है। जिस शख्स की अपनी जहनी कैफियत का ये आलम है कि उसका ज्योग्राफिया भी कमजोर है, उसका साइंस भी कमजोर है, उसका बेसिक सेंस भी कमजोर है, उस शख्स को इतनी अहम कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। आज कहता है मेरे पास टीम नहीं है, लेकिन यही इमरान नियाजी कहता था मेरे पास 200 बंदों की टीम है। और आप ही के चैनल्स में से एक चैनल था जिस पर कि उसका इंटरव्यू बार बार दिखाया जाता है। अब तो वो जो है ना वो आज़ाब माजी है, मीडिया भूलने नहीं देता उसको वो आज़ाब माजी। जी जी जी, एक चैनल पर, एक चैनल को। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो चैनल हो या आपके दीगर चैनल हो या कोई मीडिया का और फोरम हो, जहाँ जहाँ इमरान नियाजी ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, जहाँ उसने बड़ी बड़ी दावे किए हैं, वहाँ वो दावे आज उसे सुनाई दे रहे हैं, उसकी गूंज आप लोग सुनाते हैं। वो कहता था कि जब जब टैक्स बढ़ेगा तो इसका मतलब है हुक्मरान चोर है। इमरान नियाजी ने कितना टैक्स बढ़ा दिया है? आज हर पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख का मकरूज है। आज आपकी इन्फ्लेशन 12.5% पर पहुंच गई है। खाने पीने की अशिया आम आदमी तो छोड़े, एक गरीब तो छोड़े, मिडिल क्लास की पहुंच तक नहीं। जिस अजियत में इमरान नियाजी ने मुल्क को डाला है, इसका जाना अब ठहर चुका है, बन पड़ा है। अब लोग इसको नहीं बर्दाश्त करते। लोग पता नहीं किन किन मजबूरियों के तहत अंदर बैठे हैं बेचारे। कोई जाता है सौदा लेने तो उसके पास दवा के पैसे नहीं होते, कोई दवा खरीद लेता है तो उसके पास बच्चों की स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं होते। वो बच्चों की स्कूल की फीस दे देता है तो बिजली और गैस के बिल उसको तोड़ के रख देते हैं। तो ऐसा कौन सा मसला है जो इमरान नियाजी ने खड़ा नहीं किया? और इन्हीं मसाइल की वजह से, इन्हीं परेशानियों की वजह से आज छोटी छोटी चोरियां करने पर लोग मजबूर हो गए हैं। कोई कहीं से आटा चुराने पर मजबूर हो गया है, कोई कहीं से दवा चुराने पर मजबूर हो गया है। और ये कहता था कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं बड़ा पता नहीं कौन से तमगे हूँ, सादिक और अमीन के तमगे लगा के घूमता था। आज इसकी ट्रांसपेरेंसी के भी पोल खुल चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पिछली 2 या 3 रिपोर्टों में पाकिस्तान सिर्फ करप्शन में तरक्की हासिल कर रहा है और किसी चीज में तरक्की पाकिस्तान को नसीब नहीं हो रही है। इस आदमी के दौर में, इस सिलेक्टेड आदमी के दौर में सिर्फ हम बदनाम हो रहे हैं करप्शन को लेकर, सिर्फ हम बदनाम हो रहे हैं कि पाकिस्तान में हेट क्राइम बढ़ रहा है, पाकिस्तान में लोगों की जबाबंदी की जा रही है। कभी मजहब के नाम पे उनको डराया जाता है, कभी मसलब के नाम पे डराया जाता है, कभी लोगों को कह दिया जाता है कि तुम काफिर हो या तुम गद्दार हो। ये लेबल्स लोगों को लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो नाइंसाफी तहरीक इंसाफ का ये लीडर कर रहा है, कभी तारीख में ये नाइंसाफी नहीं हुई। और यही वजह थी कि तारीख में जो फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का किया है, पहले कभी हुआ भी नहीं इस तरह का फैसला। बिल्कुल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के एहतजाज अपनी एक तारीख रखते हैं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च भी तारीख की पहली लॉन्ग मार्च है।
طویل ترین لانگ مارچ ہے, مشکل ترین لانگ مارچ ہے, لیکن تمام مشکلات کو عبور کر کے یہ قافلہ آگے بڑھے گا. یہ قافلہ صرف پیپلز پارٹی کا قافلہ نہیں, یہ عوام کا قافلہ ہے, اسی لیے اس کا نام عوامی مارچ ہے. اس کو عوامی مارچ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ عوام سے جڑا ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ مجھے ابھی کے پی سے بھی یہ خبر ملی ہے کہ وہاں پر بھی جو ایم ٹی آئی کو لے کر لوگ پریشان ہیں, اور ہم اس حکومت کی اس پالیسی کو بھی رد کرتے ہیں جو کے پی میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جو ڈاکٹرز کے ساتھ حشر ہو رہا ہے. اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں اپنے کے پی کے ینگ لوگوں کو کہ انشاءاللہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو ان کو بطور سٹیک ہولڈر بٹھا کر کام کیا جائے گا, پالیسی بنائی جائے گی. بغیر سٹیک ہولڈرز کے پالیسیاں نہیں بنتی. پھر آپ بھلے کتنی سیکیورٹی پالیسیز بنا لے اور کتنے ایسے ڈھنڈورے پیٹ لیں, آج تک وہ سیکیورٹی پالیسی ایوان میں نہیں آئی ہے جس کا ہم نے ڈھنڈورا سنا تھا, جس کا بہت چرچا ہوا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کی سیکیورٹی کے معاملات کہاں سے کہاں پہنچ گئے. عمران خان تو وہ آدمی ہے جو باہر ملک سے تحفے جو ملے ہیں اس کو جمع کرنے کے بجائے بیچتا ہے اور اس سے کماتا ہے. تبھی تو ہم حیران بھی ہو رہے ہیں کہ میرے ساتھ حسن بھائی بیٹھے, سب نے جائزہ لیا اس کے ایف بی آر کے ریکارڈ کا کہ 4 سال میں تو وہ ٹیکس نہیں تھا جو 1 سال میں پے کیا, مطلب 92 لاکھ. ایک پاکستانی کی آمدنی روز بروز کم ہو رہی ہے, لیکن پورے پاکستان میں اگر ایک آدمی کما رہا ہے اور 1 سال میں کما رہا ہے تو وہ ہے عمران احمد نیازی, سلیکٹڈ پرائم منسٹر. اور اس نے یہاں پر بھی کگو کوڑا بٹھایا ہوا ہے, اور اس نے پنجاب کے ناک میں دم کیا ہوا ہے, پنجاب کی عوام کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. ان کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے ان کے یہ تمام ظلم و ستم سہنے کی؟ جی نہیں جناب, اب کوئی نہیں سہے گا. اور جو یہ لانگ مارچ ہونے جا رہی ہے اس میں بھی آپ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. اس میں بھی اگر آپ نے یہ سوچا, یہ سوچنے کی کوشش بھی کی کہ آپ اس عوامی مارچ کے آگے رکاوٹیں ڈالیں گے, انہیں تنگ کریں گے, ان کے راستے میں مشکلات ڈالیں گے, تو یہ آپ کی بھول ہے. اور ایسا کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ پھر کوئی نیا آپ کا بھنڈ نہ ہو, کیونکہ یہ عوام نکل رہی ہے. عمران نیازی تو یہ کہتا تھا نا کہ کچھ لوگ ہی آ جائیں باہر اور گو عمران گو کہیں تو میں گھر چلا جاؤں گا. خیر کال اور فیل کا تو یہ آدمی ہے ہی نہیں پکا, یہ اپنے وعدے سے پھرنے والا ہے, یہ اپنی بات سے یو ٹرن لینے والا ہے, یہ جھوٹ کا جو ہے نا استاد ہے. تو اس سے مجھے یہ بعید تو نہیں تھی کبھی بھی, نہ ہم میں سے کسی کو تھی, لیکن ہم نے کہا شاید کوئی شرم اور حیا یاد آ جائے اور دیکھے کہ جی کراچی سے وہ مجمع لاکھوں کا جو چل رہا ہے, اور پنجاب سے بھی, ساؤتھ اور سینٹرل پنجاب سے ہوتا اسلام آباد پہنچا, تو کہیں میں ابھی بھی وقت ہے استعفیٰ لکھنا شروع کر دے, کیونکہ عوام کا جو غصہ ہے, عوام کی جو تکلیف ہے وہ غصے میں تبدیل ہو چکی ہے, بد دعاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے. اب عمران خان کو چاہیے کہ اگر جو رہی صحیح عزت چند 4 لوگوں میں اس کی ہے وہ بہتر فیصلہ کرے اس ملک کے لیے, اپنے لیے نہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ سوال کریں. آپ ایڈ کریں, 1-2 لائن صاحب ایڈ کریں. بہت شکریہ جی. میں تھوڑا سینٹر ہو جائے جدھر کر دیتے ہیں بس ٹھیک ہے, کافی ٹھیک ہے. آپ کو ویسے بھی کوئی مسئلہ ہے اعظم؟ مجھے اب کلیئر نظر نہیں آ رہا ہے, میرا یہ مسئلہ آواز آ رہی ہے. میں کیمرے نو آنا ہے. رحمان ملک صاحب جی, جس طرح ابھی شازیہ بہن بات کر رہی تھی, ہمارا بہت بڑا ایسٹ تھے پیپلز پارٹی کا, ان کی ایک طویل جدوجہد تھی, ہم سارے ان کے جاننے سے آج سوگوار ہیں, اور حالات اس قسم کے تھے کہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ معطل نہیں کر سکے, کیونکہ قوم پوری عذاب میں مبتلا ہے, اور اس کی نجات بھی میرا خیال میں ان کی روح کی تسکین کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ اس جدوجہد کا حصہ تھے, اور جس طرح بڑی تفصیل سے شازیہ بہن نے باتیں کی, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جسے یہ سمجھا جاتا تھا کہ پنجاب پیپلز پارٹی کا کمزور ہے,
تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سندھ والے بھائیوں سے کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب وہ پنجاب میں انٹر ہوں گے تو انہیں لگے گا کہ پیپلز پارٹی پنجاب بیسڈ جماعت ہے اور ایک لوگوں کا ایک سمندر نظر آئے گا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا استقبال کریں گے اور ان کے ساتھ اور ان کے قافلے کا حصہ بنیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ پورا یقین ہے اللہ سے کہ ہمارے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے یہ حکومت جو ہے وہ نہیں رہے گی. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ اس نے جب بھی بذریعہ عوام کسی کو ہٹانے کی کوشش کی ہے تو وہ اس میں کامیاب ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 27 فروری جو ہے وہ عام آدمی کی فتح کا دن ہوگا اور چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں ہم اس جدوجہد میں سارے برابر. شاہزادہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا تو اس جو موٹو ہے اسے صرف آپ نے شو آف پاور جو ہے وہ کرنا ہے تو وہ استعفیٰ کس لیے نیازی صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ وہ استعفیٰ لکھ رکھے ہیں ابھی سے ہم پہنچ رہے ہیں تو آپ کو تو نہ آپ نے دھرنا دینا نہ آپ کو ان سے ٹاپل ڈاؤن کرنے کا آپ کا ہے تو اس کے لیے تو طریقے سے لیکن بھائی بات یہ کہ استعفیٰ تو آئین میں آپشن ہے نا ان کے پاس, ہم تو ان کو آپشنز بھی دے رہے ہیں. ہم تو دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری عمران نیازی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے, لیکن جس نہج میں عمران نیازی نے ملک کو پہنچا دیا اور جس عذاب میں, جیسے کہ مرتضیٰ بھائی نے بھی کہا کہ جس عذاب میں پاکستان کی عوام آج مبتلا ہے, تو اس کے علاوہ تو ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے. کن اسمبلیوں میں جا کر ہم بیٹھ کے بات کریں؟ اسمبلیوں کو جس طریقے سے انہوں نے اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہے, جس طریقے سے ہمارے یہاں سندھ میں اور آپ کے یہاں ڈیرا ہمارے یہاں اتاق ہوتی ہے, تو جس طرح ڈیرے کی طرح یہ اسمبلی کو چلاتے ہیں کہ بڑا چودھری بیٹھ جاتا ہے, پے در پہ آرڈیننسز لاتے ہیں, ہر بات میں آرڈیننس. اب وہ جو پیکا کا کالا قانون, پہلے بھی کالا قانون تھا جب پاکستان مسلم لیگ نواز اس قانون کو پاس کر رہی تھی, میں اس کمیٹی میں تھی, آئی ٹی کمیٹی کے اندر, اور ہماری طویل دورانیے کی بحث ہوتی تھی. تقریباً 1 برس لگا اور اس پوری کوشش کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل تھی جو اس وقت پیکا کے خلاف تھی. اب تو پیکا نہ صرف وہ اس پیکا کے ذریعے لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے, اٹھا رہی ہے, بلکہ اس پیکا کو جو کالا پیکا ہے اس کو مزید سیاہ کر رہی ہے. تو یہ اور وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے. تو اس طرح کی جو غیر انسانی اور غیر اخلاقی حرکات ہیں پی ٹی آئی کی, وہ تو اس کی تو فہرست ایک بہت لمبی ہے. جو آپ کا عوامی مارچ ہونے جا رہا ہے, اگر اس سے پہلے اپوزیشن کے جس طرح سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اتفاق ہو جاتا ہے طریقے عدم اعتماد ماننے کے, تو کیا پیپلز پارٹی طریقے عدم اعتماد کا ساتھ دے گی مارچ سے پہلے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے تو تحریک عدم اعتماد کا آپشن سب سے پہلے بار بار دہراتے رہے, کہتے رہے. آپ کو یاد ہے کہ جو پی ڈی ایم جب جس کا قیام عمل میں آیا تو اس کی بنیاد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رکھی, اور ان کی سوچ یہی تھی کہ جی ہم اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, ہم سب جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اور ہم اس وقت ایک سلیکٹڈ حکومت کے ہاتھوں دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات بد سے بدترین ہو رہے ہیں, تو اکٹھا ہو جاتے ہیں, اکٹھا ہو کے جمہوریت کو مضبوط کریں. محترمہ شہید کا بھی یہی ویژن رہا, اسی لیے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس کی پیشکش کی. اور اس کے بعد اس پلیٹ فارم کی بنیاد جب رکھی گئی, میں مکمل کروں, اس پلیٹ فارم کی بنیاد اسی لیے رکھی گئی. اس کے اندر جو ایک بہت اہم نقطہ تھا وہ نو کانفیڈنس کا تھا. نو کانفیڈنس موشن سے دیگر جماعتیں جب دور ہٹتی نظر آئیں تو بلاول صاحب وہ اکیلے فرد رہے, پیپلز پارٹی اکیلی جماعت رہی جو کہتی رہی کہ اب بھی نو کانفیڈنس کی طرف چلیں, باہر بھی آئیں لیکن نو کانفیڈنس کو نہ چھوڑیں. آج کیا سچویشن ہے, آج بھی ہم کہہ رہے ہیں آپ مارچ بھی کریں, مگر نو کانفیڈنس کو بھی آپ ایک آپشن رکھیں, اور اس کی موبلائزیشن بہت ضروری ہے. دیکھیں, عوام نے تو اس شخص کو مسترد کر دیا. آپ جس سے بھی جا کے یہ مائک لے جا کے پوچھیں گے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے خود بھی بتائیں گے, تو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو پاکستان, بہت بڑی آبادی پاکستان کی ریجیکٹ کر چکی ہے. جو شخص عوام سے ریجیکٹ ہوا ہے اسے پارلیمنٹ سے بھی ریجیکٹ کے مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری جن کو کہا جاتا ہے, وہ لاہور میں ہے. انہوں نے تمام پی ڈی ایم کو رام کر لیا ہے, اور پی ڈی ایم نے خیر مقدم کیا ہے آپ کے عوامی مارچ کا, وہ آپ کا استقبال کریں گے مختلف سٹیز کے اندر. دوسرا یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں آخر میں ایک اعلان کرنے جا رہے ہیں, وہ جو تحریک عدم اعتماد کا بلاول صاحب ہی کریں گے؟
आपका सवाल क्या है? आगे आगे देखो होता है। ये बताइएगा कि आपने पीका ऑर्डिनेंस की बात की है, इक़्तिदार हसन साहब का जमात पीपल्स पार्टी के थिंक टैंक में होता है, वो सदारती उम्मीदवार भी रहे हैं, वो खुलकर पीका एक्ट की जो है वो हमायत कर रही है, पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है, क्या उनसे बात पुरश होगी? और दूसरा ये बता दें, वो कहते हैं पीडीएम और मरियम नवाज पर एतबार ना किया जाए, ये इक़्तिदार हसन साहब के आज 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो पार्टी को इन्हें शोकाज नोटिस देगी या पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? आपने जवाब दिया। आप बताइए, आप जरा आप सेंटर अच्छा, हैं। मैं तो मतलब आप दे मैं आपने नोटिस के बारे में तो ये मेरे अधिकार नहीं है। ये वो बड़ी छोटी की बात कर रहे हैं। नहीं, आप मर्जी नहीं ये देंगे जवाब, फिर मैं भी आपको दूंगी। मैं भी अभी हम टीका में मैं जर्नलिस्ट को बताऊं। ले रहे हैं, आप सवाल ले रहे हैं, कभी हम आपको जवाब देते हैं। क्वेश्चन है, ये 27 फरवरी को आप निकल रहे हैं और 8 को आप लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि 27 से 8 के दरमियान क्या तहरीक अदम-ए-एतमाद आ सकती है? अच्छा, सिंपल देखिए, शॉर्ट आंसर, जी बिल्कुल आ सकती है। तहरीक अदम-ए-एतमाद तो कल भी आ सकती है, लेकिन जो प्री रिक्विजिट्स हैं इस तहरीक को लाने के, जो एक पॉलिटिकल डायलॉग है, जब हमें लगेगा वो पॉलिटिकल डायलॉग इतना मैच्योर हो चुका है और तैयार इतने हम हैं, तो यकीनन ये आ जाएगी। और आप देखेंगे कि जब ये कैंपेन शुरू होगी, जो नेशनल कैंपेन है, जो लॉन्ग मार्च है, इसके दौरान भी वो लोग जो आज इस हुकूमत से जुड़े हैं और अपने हलकों में जाने जोगे नहीं रहे, वो लोग भी देखेंगे कि यार अब हम तो इनके साथ खड़ी है, तो हम इस सिलेक्टेड के साथ खड़े होकर क्या करेंगे? तो ये तमाम चीजें जो हैं, चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस उस पूरे सफर के अंदर आप देखेंगे। अच्छा शादी साहब, मैं ये जानना चाहूंगा जानना मैं ये चाह रहा हूं पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से थोड़ा सा इकरार साहब हमारे कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी एक शख्स की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीका को पहले भी अपोज किया और इसमें जो तरामीम आई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिशों काविशों के नतीजे में आई। इसके पास होने के बाद भी पीका की शक्ल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थी। जो हमारे खदशात थे और उस वक्त हमने नून लीग की हुकूमत के सामने रखे थे कि इसके नतीजे में लोग जो है वो हरास होंगे, लोगों को तंग किया जाएगा, लोगों को उठाया जाएगा, बिल्कुल वो हुआ। बल्कि मेरा ख्याल है इसका सबसे पहला निशाना भी नून लीग खुद बनी। तो हम इस हुकूमत को भी कहते हैं कि होश के नाखुन लें। आपने उस पीका को अपोज किया था और इस पीका को बदतरीन बना दिया, तो ये ना सोचे कि ये बदतरीन शक्ल का पीका आपके गले नहीं पड़ेगा, ये आपके गले में पड़ेगा। इसीलिए फौरी तौर पर आज तो मेरा ख्याल है ऑनरेबल जज साहब ने इस पर नोटिस दिया, नहीं होगा और होगा तो सेक्रेटरी इंटीरियर की जो है वो खबर ली जाएगी। तो ये तो एक ये इससे ज्यादा क्या इंसल्ट हो सकती है कानून साजी की? तो अगर कानून साजी और कानून को आपने रिस्पेक्टेबल बनाना है, उस पर ओनरशिप लेनी है। देखिए, कानून अवाम के लिए बनते हैं। पाकिस्तान सारा अपोज कर रहा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन उसको रिजेक्ट कर चुकी है, आपकी जर्नलिस्टिक बॉडीज उसको रिजेक्ट कर चुकी है। 8 बार प्लीज सीरियस शिकार है हुकूमत। पीटीआई की हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन उनकी जो हरकत है वो उनकी बौखलाहट दिखा रही है। अब जिस हुकूमत ने मुल्क में महंगाई बढ़ाई, जिस हुकूमत ने मुल्क में गैस बिजली की कीमतें बढ़ाई, जिस हुकूमत ने गुर्बत बेरोजगारी बढ़ाई, जिस हुकूमत ने बर वक्त LNG ऑर्डर नहीं की और महंगी LNG ऑर्डर की जिसके नतीजे में मजीद महंगाई बढ़ी, जिस हुकूमत ने काले कानून ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिज किए, वो हुकूमत एक सूबे के अंदर चूंकि उनकी हुकूमत नहीं है तो वहाँ कहती है हम एहतजाज कर रहे हैं। अरे भाई, आप किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये सारी फहरिस्त जो मैंने आपको बताई है जिसके नतीजे में आज पाकिस्तानी अवाम तकलीफ में, ये तो इनकी बदौलत है। इनको पकड़ना चाहिए, इनसे इनकी खबर लेनी चाहिए।
तो ये बौखलाहट का ही बहन शिकार है, ये बौखलाहट ही है जो इनके चेहरों पर है कि ये बचगाना, आजकल के बच्चे भी होशियार हैं, वो भी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। मैं जानना चाह रहा था कि आपका लॉन्ग मार्च चलेगा, बड़े तरीके से पहुंच भी जाएगा, कामयाब भी हो जाएगा, लेकिन जिस अदम एतमाद की बात तमाम अपोजिशन कर रही है, आप भी कर रही हैं, उसके लिए एक नंबर्स गेम चाहिए और पीपल्स पार्टी ने अपने हिस्से के लिए भी कुछ तय किया कि वो कितने लोग, अपोजिशन के पास तो इतनी गिनती नहीं है, क्या जहांगीर तरीन ग्रुप के कितने लोग आपके साथ एंगेज हैं जो पीपल्स पार्टी जो है उनको पूरा करने के लिए किरदार कर रही है, या सिर्फ पीपल्स पार्टी से अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, कुछ लोग भी आपके साथ आते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो नंबर गेम है वो तो मार्च 2021 में उल्टा पड़ गया था, उस वक्त भी हुकूमत के दावे थे, उस वक्त तो सिलेक्टेड वजीर आजम का जो फेवरेट कैंडिडेट था, जिसके पीछे वो बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़े रहे, ये भी देखिए क्या से क्या आपको यकीन है पीपल्स पार्टी और अपोजिशन मिलकर हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएगी? मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से निजात हासिल करने में कामयाब होगी। थैंक यू। एक सवाल एमपीओ में आए या बाप उन्होंने साथ भी रास्ते में है, पंजाबी में बताया, देखिए, जहाँ तक आपने जो हम ख्याल या जो जमातें हमसे वेव लेंथ एक रखती हैं सियासी तौर पर, उनसे हमारी बातचीत जारी है, उसमें छोटी जमातें भी हैं और उनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो सबसे हमारे डायलॉग है। मगर यकीनन हमने तो, जैसे आपने नाम लिया एक जीडीए का, अब जीडीए तो मुझे उनकी सियासत समझ में नहीं आती क्योंकि सिर्फ सिंध में ही वो है, मगर सिंध के इश्यूज कभी भी उन्होंने हाईलाइट नहीं किए। आज सिंध के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, वहाँ गैस नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, वहाँ बिजली की लोड शेडिंग है और दही इलाकों की तो हालत जो है, बिजली तो वहाँ है ही नहीं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी हम सोलर लगा लेंगे, अब हम ये नेशनल ग्रिड से हम नहीं, क्योंकि हमारे पास बिजली जो आती नहीं है उसके बिल लंबे लंबे आते हैं। तो ऐसे इश्यूज पर कभी जो सिंध का दावा करने वाली जमातें हैं, बिलखुसूस जीडीए, उसने कभी बात नहीं की। अल्लाह करे अब कोई होश के नाखून लें, अगर आप अपना किबला दुरुस्त करेंगे तो हमने तो उसी के लिए दरवाजे बंद। शाहज़ाद साहब, पीटीआई जो है उसी दिन लॉन्ग मार्च कर रही है सिंध में, रुड़की से कराची जो है वो, तो आपका तसादुम नहीं होगा? देखिए, मैंने तो आपसे यही कहा ना कि एक वफाकी हुकूमत जो तमाम तर पॉलिसीज पर है बनाने के ऊपर, जिसकी पॉलिसीज के जरिए पाकिस्तान की मईशत या गिरती है या बढ़ती है, डॉलर गिरता है या बढ़ता है, जिसकी पॉलिसीज के नतीजे में काश्तकार फलता है या भूख मरता है, जिसकी पॉलिसीज के नतीजे में चूल्हा जलता है या बुझता है, तो उसकी वो पॉलिसीज बनाने वाले किसके खिलाफ निकल रहे? सबसे पहला सवाल तो मेरा इनसे, तो इनके दिमागों का इलाज करवाना जरूरी है और उसके लिए भी मैं इनको दावत देती हूँ कि पंजाब में तो उन्होंने पब्लिक हॉस्पिटल्स का बेड़ा गर्क किया हुआ है, सिंध में आए, मैं इनके दिमाग का भी इलाज करवाऊँ। बहुत शुक्रिया।